डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर अलायंस के संयोजक नंदिता नारायण मैडम, प्रेसिडेंट के प्रत्याशी आदित्य नारायण सर, आदित्य मिश्रा सर, और सम्मानित साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जितनी बात रखी, मेरा ऐसा मानना है कि सारी बात स्पष्ट हो गई है। मुझे इसमें कोई नई बात जोड़ने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी 2-3 बात मैं इस मंच के माध्यम से रखना चाहता हूं कि ये विकल्प क्यों तैयार हुआ, इसकी क्या वजह है। इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स कई बार कई मुद्दों पर सहमत और असहमत होने के बाद भी आज एक मोर्चे पे है। तो इसका सबसे बड़ा कारण साथियों कि जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस की जो हालत है, यूनिवर्सिटी जिस दौर से गुजर रही है, हमारा सबसे पहला काम एकेडमिया को बचाना है, हायर एजुकेशन को बचाना है, सोशल जस्टिस को बचाना है। इसलिए हम सब आज इकट्ठा हुए हैं एक विकल्प के लिए और एक कवायद के लिए, कोशिश के लिए कि हम शिक्षा की आत्मा को बचा सकें। नई शिक्षा नीति आई, जितनी जल्दी जिस दौर में, जिस समय में कोविड के उस दौर में नीति आई, कोई इस पर खुली बहस नहीं। जितनी दरकार थी, जितनी ज़रूरत थी, जितनी होनी चाहिए थी, उतनी मेरे ख्याल से नहीं हुई। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी सिस्टम को इसको उससे अधिक जल्दी है लागू करने के लिए। जितनी जल्दीबाजी से लागू की जा रही है वो हम सब देख रहे हैं। तो इसलिए आज एकेडमिया की जो स्थिति है, हायर एजुकेशन की स्थिति है, कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, तो निश्चित तौर से ये जो नई अलायंस आई है सारी समस्याओं के एक समुचित और सम्मानजनक समाधान की दिशा में काम करेगा। कई सारे टीचर्स के मुद्दे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण साथियों ओल्ड पेंशन स्कीम रही है, चाहे हमारे नए साथी जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है या जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है। पास सर्विस काउंट की बात रही है, वर्षों पढ़ाई है, प्रमोशन में गिनती कम हो रही है। और हम जिस प्रोफेशन में हैं साथियों, जीवन की आधी उम्र निकल जाती है पढ़ते पढ़ते, उसके बाद हम पढ़ाने आते हैं और उसके बाद भी संघर्ष करना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए इस मोर्चे के माध्यम से, अलायंस के माध्यम से हम इंस्टीट्यूशन के डिग्निटी को, टीचर्स के डिग्निटी को, उसके ऑनर के, उसके मान और सम्मान को, उसके हक और हकूक़ को हम सब मिलजुल के, साथ मिल के हम लोग बचाने के दिशा में कारगर प्रयास करेंगे। साथियों, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बड़े जल्दी में 2-3 बात कहना चाहता हूँ। हम बहुलतावादी लोकतंत्र के समर्थक हैं, जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्रिंसिपल की नियुक्ति का मामला हो या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो। हमें लगता है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है और हमारी मांग लगातार 2 वर्षों से डूटा में हम उठाते रहे कि हम सम्मानजनक नियुक्ति चाहते हैं, हम अपना हक और हकूक़ और मान सम्मान चाहते हैं, हम अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी चाहते हैं। लेकिन आज भी हमारे मुद्दे, हमारी जितनी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो उतनी नहीं हो पा रही है साथियों। और दलित उत्पीड़न, भेदभाव होने पर सुनवाई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। पहले जनरेशन के लोग हैं, सीधे कोर्ट चले जाएं, यूनिवर्सिटी के किस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं उम्मीद करूंगा इस अलायंस से कि जब आप आए चुनकर तो सब कोई सुनवाई करें, कोई भी हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, क्योंकि हमारी कोशिश, हमारी पहल गरिमा के लिए, मान सम्मान के लिए, अस्तित्व के लिए है। दुनिया और देश के कई यूनिवर्सिटी हमारे तरफ देखते हैं। डूटा कोई एक यूनिवर्सिटी का संगठन नहीं है साथियों, एक बड़ा संगठन है। और हम चाहते हैं कि सारे जो फेडरल कैरेक्टर हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम का है वो बना रहे। जिस तरह की यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम चलाते हैं, आज बच्चों को, छात्रों को, जो नए बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट्स दे आर कमिंग,
उनको पता नहीं है कि वो 3 साल में जाना चाहेंगे, 4 साल में जाना चाहेंगे। इतना कन्फ्यूजन है, इतने कोर्सेज के लिए कन्फ्यूजन है, हर दिन एक नए नियम आ रही है। तो यूनिफाइड ओरिएंटेड फोकस पॉलिसी एंड प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, कर्मचारियों के लिए होना चाहिए। आज नियम बनाई, कल लागू कर दी। इस बात को लेके मैडम आप कन्वेनर हमारी हैं, आप नेता हमारी हैं, सर हमारे प्रत्याशी हैं। अगले चुनाव में सारी बात को रखते हुए हम सारे टीचर को विश्वास दिलाएंगे कि एक यूनिवर्सिटी सिस्टम को सही दिशा में ले जाने के लिए और नई शिक्षा नीति जो आई है उससे उपजी हुई विसंगतियाँ को दूर करने के लिए, बल्कि उस पर आप काम करेंगे। बहुत सारी बात, चूँकि समय की एक सीमा है, बहुत अधिक बात न लेते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और सर मैं आपको शुभकामना देता हूं। थैंक यू। ऑफिशियल शिक्षक संगठन है इंटेक, उसका चेयरमैन हूँ। ये काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहा था कि भी हमें एक यूनाइटेडली एक कैंडिडेट जो है वो टोटल इलेक्शंस में लाना चाहिए, और वी आर थैंकफुल कि आदित्य जी ने, सबने जो उनको रिक्वेस्ट की उसको एक्सेप्ट किया, और आदित्य जी डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस के अध्यक्ष पद के कैंडिडेट रहेंगे डूटा इलेक्शंस में। यहाँ पे बैठे सभी संगठन और इंटेक उनके लिए पुरजोर से काम करेगा। और पिछले सालों में ये लड़ाई दो लोगों की नहीं है, ये लड़ाई दो सोच की है। जिस तरह से ऑटोक्रेटिक वे में तानाशाही रवैये के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय चलाई जा रही है, जिस तरह से वहाँ पे नियुक्तियाँ हो रही हैं, आप ये देखिए कि 18-18 साल, 19-19 साल, 10 साल से ऊपर कई शिक्षक जो अडॉक पे पढ़ा रहे थे, तो 10 साथी हमारे कॉलेज से निकाल दिए गए और वो घरों पे बैठे हैं। उनके परिवार जो है आज उनकी तनख्वाह पे चल रहे थे। तो जिस तरह से पिछले 1 साल में, और ये कहते हैं कि 10 साल बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और हमने करवाए हैं। 10 साल में किसकी सरकार थी? 10 साल अगर डिले हुए तो वो क्यों हुए? 2014 में आपकी सरकार आ गई थी, तो आपने 8-9 साल क्यों लगा दिए नियुक्तियाँ स्टार्ट करने में? तो आपकी वजह से डिले हुआ है, ना कि और लोगों की वजह से। तो जिस तरह से आज की डेट में जो सरकारी संगठन है NDTF, उसके यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर अपॉइंटमेंट्स करवा रहा है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। कभी आपने देखा है कि बिना किसी नोटिफिकेशन के कोई फैसिलिटी चल रही हो बंद कर दी जाए? दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा आम होने लगा है। अडॉक अपॉइंटमेंट्स, जो खाली पोस्ट होती थी, पहले उस पर एक नोटिफिकेशन था, कॉलेजेस में जो खाली नियुक्तियाँ, जो खाली पोस्ट होती थी उस पर जो है पद होते थे, उन पे अडॉक अपॉइंटमेंट्स होती थी जिनको पूरा स्केल मिलता था। बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना डिसीजन के 1 साल से केवल कॉलेजेस में गेस्ट अपॉइंटमेंट की जा रही है, और उसमें जो है 30-40 हज़ार होता है। छुट्टियों में उनको जो है कोई लेक्चर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो कहाँ से कहाँ इस दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन ले आया है वो आप डिसाइड कीजिए। ओबीसी एक्सपेंशन में जब 2009 में आया था तो हर कॉलेज को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10-10 करोड़ रुपया दिया गया था। जब हमने जो है 54% सीटें स्टूडेंट्स की बढ़ाई थी, कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। आज EWS एक्सपेंशन हुआ, 25% सीटें बढ़ाई गई, 10% ओवरऑल अकोमोडेट करने के लिए, लेकिन कोई पैसा कॉलेजेस को नहीं दिया गया बुनियादी सुविधाओं के लिए। और दूसरी तरफ आप स्टूडेंट टीचर रेशो के लिए एक नोटिफिकेशन लेते हैं जिसमें आप कहते हैं कि 60 से कम का सेक्शन नहीं हो सकता स्टूडेंट्स का। अगर आप कॉलेजेस में जाएं, कई कॉलेजेस में 45-50 से ऊपर स्टूडेंट्स बैठ ही नहीं सकते कक्षाओं में। तो आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं दी। EWS के नाम पे जो शिक्षकों के पद आने थे 25%, वो भी आपने रिलीज नहीं किए, अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से हमारे तदर्थ साथी जो है अफेक्ट हुए। तो आपकी इस तरह की नीतियां हैं
जो ना केवल शिक्षक विरोधी हैं, छात्र विरोधी भी हैं। इसके अलावा पहले टीचर्स के लिए कई फैसिलिटीज़ होती थी, आपका इनोवेशन प्रोजेक्ट होता था, ट्रैवल ग्रांट्स होती थी। ये सारी सुविधाएं जो है शिक्षकों की, शिक्षक जो है बाहर जाके किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट करते थे, उसके लिए ट्रैवल ग्रांट वगैरह, वो सारी सुविधाएं दिल्ली विश्वविद्यालय ने बंद कर दी और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ग्रेडेड ऑटोनॉमी कैटेगरी 1 जो है बहुत डेंजरस है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लाया गया। ग्रेडेड ऑटोनॉमी यूजीसी ने दिया नहीं है, उनसे मांगा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन की कैसी सोच है कि वो चाहते हैं, केवल वहाँ दिखाना चाहते हैं कि हम अपने फंड्स को जनरेट करेंगे। लॉ फैकल्टी में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आया, 1,90,000 बच्चा, गरीब बच्चा कहाँ से लेके आएगा? इसका मतलब आप जो है जितने भी इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस के बच्चे हैं उनको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। आप जो है ऊपर दिखाते हैं यूजीसी में और अपने बीजेपी में बैठे आकाओं को कि आप कोई भी कोर्स जो है सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में खोल सकते हैं, क्योंकि आपने कैटेगरी 1 मांग ली और कैटेगरी 1 में जो है सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज का प्रोविज़न है, या कोई इंस्टीट्यूट आप खोलते हैं। ऐसे ही इन्होंने कंपनी स्टार्ट की जहाँ पे ये डिफरेंट कंपनी जहाँ पे फंड मोबिलाइजेशन करें। आपको फंड मोबिलाइजेशन करने की जरूरत क्या है? ये आपके उसमें अधिकार में आता ही नहीं है। फंड्स, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है तो इसके सारे फंड्स जो हैं भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, एडिशनल फैसिलिटीज़ है, एक्सपेंशन है, उस सब के लिए इंडियन गवर्नमेंट को फंड्स देने हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप फंड्स जनरेट करें और उसमें अपना टाइम ज़ाहिर करें। उसी टाइम को आप यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में, लोगों के लिए अच्छा शिक्षा की सुविधाएं क्रिएट करने में लगा सकते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, आदित्य भाई ने बोला, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वाजपेयी जी की सरकार में आई थी। ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद आपका जो पहले था, आपको 8, 9, 10% तक न्यू पेंशन स्कीम, और जो है आपका उस टाइम पे 8, 9, 10% तक जो है आपको इंटरेस्ट मिलता था। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब नई सरकार ये आई तो इन्होंने भी सोचा कि इसमें जो है कहीं ना, इन्होंने 10 के बजाय अपना कंट्रीब्यूशन 14 किया। लेकिन आज भी आप फंड में जो है अकाउंट्स देखिए, न्यू पेंशन स्कीम में जिन लोगों के अकाउंट्स हैं, जिनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 के बाद हुआ है, आज की डेट में उसमें नेगेटिव ग्रोथ है बजाय पैसे बढ़ने के। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इट इज़ द ओनली सॉल्यूशन जो कि सबको प्रोवाइड होनी चाहिए। ये कुछ मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डिसाइड किए हैं। और जितने भी संगठन जो है डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस में हैं, वो सारे संगठन उनके लिए लड़ेंगे। और डूटा का इलेक्शन हम पुरजोर से जो है जो 27 सितंबर तक है उसके लिए लड़ेंगे। थैंक्स अ लॉट। Today, as a teacher activist, also as a product of Delhi University, having studied here right from my bachelor's onwards, this is a immensely reassuring and happy moment for me that our public funded, one of our largest public funded universities, the crisis that it is going through right now, the teachers movement, the kind of crisis that it's going through right now, appears to be seeing a moment of rejuvenation. And it's very heartening. That's why it's a very empowering moment for an activist like me. And I'm grateful that Dr. Aditya Narayan Mishra has taken up this very important challenge. And I am very, very grateful to senior activists like Nandita Narayan and many others for facilitating this very important move. The reality is that, of course, our university is in a very dark moment of time, in shambles. One of the largest, strongest teachers' union in the country has withered away. It has lost its very, very powerful signaling effect in terms of spearheading movements, in terms of shaping a narrative
against the commercialization of higher education and education at all levels, in fact. And when I look at a university like ours, already there were so many red flags that we have been seeing building up and increasing in momentum. Already a host of our colleges were, introducing self-finance courses in the last few years, and many of them were also forcing these self-finance courses for which funds hadn't come from the UGC into their rosters, affecting, of course, and having a ripple effect on the way reserve category posts were going to function in various departments. We have seen how the denial of the EWS additional posts have also impacted the intake and the granting of permanent positions to many serving ad hoc teachers in the last few months. So, and just generally the way in which this university has seen various provisions of the NEP 2020, the National Education Policy, being forced through, being steamrolled through, including, of course, the 4-year undergraduate program, which was introduced in 2022 in a very hasty manner, literally holding various departments at gunpoint, getting them to rework their syllabus and in fact to dilute their syllabus. So academics has taken a hit. I think the darkest moment came, and one of the darkest moments I would say came yesterday in the Academic Council meeting, the statutory body of the university, where there was hardly any forbearing of what the university has done by applying for and getting approval from the UGC for graded autonomy. And it was so disempowering the way in which the authorities were celebrating this moment, were dismissing whatever critiques were coming from the floor of the House. Already we know that in the self-finance courses which have been introduced, for example, in terms of this, the School of Journalism, be it also in terms of this new 5-year integrated law degree, the high fees, almost 2 lakhs per year for this law degree, that's the future. That is what graded autonomy actually stands for. It stands for higher fee structure because for all the new academic expansion the university will go for, that means new courses, new buildings, where's the money going to come from? It's not going to come from the funding agencies, it's going to come from the pocket of students. And that's a huge stakeholder which I think the teachers' movement also represents the interests of. And therefore, if today roughly a 5-year law degree which is going to, basically it's being sanctioned under this new graded autonomy structure that's being given to Delhi University, and many more such courses are going to float up. If today, 2023, a course like that costs roughly 10 lakhs, just imagine what that course will be, and many such courses would cost 5 years down the line. It will be 20 lakhs, 25 lakhs, and that is the future of public funded universities. And we must remember that Delhi University is always one of the key universities where they break things down, they break the momentum of the student movement, the teachers movement, and then it becomes a model which gets easily replicated across the central universities, across many other state funded universities. So this is the threat that we are seeing, and therefore I think this is an important election, this is an important movement of rejuvenation of the teachers movement. We are seeing a synergy that is in the making. I salute this effort at building this synergy and for fighting this election through a joint candidature for the post of DUTA President. I appeal to all teachers that we must remember a rejuvenated movement of the teachers is also in the interest of all stakeholders, including students who are currently studying in University of Delhi and the many who are on the margins and aspiring for a public funded education in a place like Delhi University. We somewhere through a strong reinvigorated teachers movement are also fighting for the last person in the line to make it to public funded institutions like Delhi University. So I salute this moment and I hope that this goes much further, and I wish the candidate all the best for the election. You have our full support. Thank you.